बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। तेजस्वी जी की भी होर्डिंग लगी हुई है डाक बंगला पे, तो उसमें भी माता पिता की फोटो नहीं है, कम से कम उसमें होनी चाहिए थे, क्योंकि उन्हीं का पार्टी है। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। एनडीए ने अपनी सभी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, सूची आ चुकी है। महागठबंधन का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। कांग्रेस को कर्नाटक इलेक्शन के बाद से ये लग रहा है कि मुसलमान उसे सबसे ज्यादा चाहता है, बाकी उनकी बिरादरी में। अगर इनके बीच सीटों का तालमेल बहुत शांति से हो गया होता, सब कुछ हो जाता, तो माना जाता कि ये स्वाभाविक नहीं है। आरजेडी को लग रहा कि यदि कांग्रेस मजबूत होगी तो हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। कि बिहार में बीजेपी समझती थी कि उसका वोट बैंक, जो यूपी में कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, अपर कास्ट और वैश्य का वोट बैंक, अपर कास्ट वोटर इस बार किसी पार्टी का मधुआ मजदूर नहीं है। ये सबसे बड़ा सत्य है। जो पर्दे के पीछे होता है वो सामने नहीं आता है, और जो पर्दे के बाहर होता है वो असलियत नहीं होती है। अगर मिलके जाने का संदेश दोगे तभी वहां कुछ कर पाओगे, वरना 2020 से भी बुरा हाल हो जाएगा। मतलब 48 सीटें घोषित हो जाने के बाद भी सीट का बंटवारा ही तय नहीं है। इससे आप 1.5-2 महीने पहले वहां पर इतना माहौल बनाने की कोशिश करते हो और वोटर पुनरीक्षण को इतना बड़ा मुद्दा बनाते हो, और उन सारे मुद्दों की जमीन पर आप खुद किस स्थिति में हो कि पहले चरण का नामांकन खत्म होने तक आपके पास सीटों का बंटवारा ही तय नहीं है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। बिहार का चुनावी पारा अपने चरम पर है और एक गठबंधन ने सारी तस्वीरें खोल कर रख दी हैं, सारी तस्वीरें बता दी हैं। लेकिन जैसा कि हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार पहले से कह रहे थे कि अंत होते होते तक, यानी चुनाव आते आते तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो दूसरे खेमे में सब कुछ ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा है। हम बात कर रहे हैं एनडीए और महागठबंधन की। एनडीए ने अपनी सभी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, सूची आ चुकी है। महागठबंधन का पेंच अभी भी फंसा हुआ है, नामांकन की तारीख निकल गई है और अब कहानी ऐसी है कि अभी तक सीट को लेकर जो रार है, तकरार है, वो दिखाई पड़ रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है? संगठनात्मक कमजोरी, जो आपसी एक तरीके से कह लीजिए सामंजस्य है, उसकी कमी, जमीन पर कमी, कार्यकर्ताओं और जो संगठन की मजबूती है उसकी कमी। क्या है महागठबंधन के पीछे इस तरह की रार तकरार की कहानी? इसी से उठाएंगे पर्दा, अलग अलग पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ मौजूद हैं, अवधेश कुमार जी आंकड़ों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी अमर उजाला सलाहकार संपादक हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक नए मेहमान हमारे साथ हैं, अभिषेक जी, जिनके की आपका परिचय जब थोड़ा और डिबेट आगे बढ़ेगी, चर्चा आगे बढ़ेगी, तब समझ में आएगा, क्योंकि वो बिहार के जानकार हैं। अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सर, चर्चा में चाहूंगी कि आपसे शुरू करूं, क्योंकि आप ओपनिंग बैट्समैन हैं और दिशा आप ही देते हैं, उसके बाद हम फॉलो करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि शुरुआत से जब हम चुनाव का मौसम देख रहे थे तो लग रहा था कि ठीक है, 2 नेता एक साथ गाड़ी पर चढ़े दिखाई पड़ते हैं, हम एसआईआर की बात कर रहे हैं, हम सारी कहानी जो है आपको दिखाएंगे, हम ही जो है अब सत्ता में आएंगे। नामांकन की तारीख निकल गई, सीट पर चर्चा नहीं हो पाई। संगठनात्मक कमजोरी है, कार्यकर्ताओं से सामंजस्य उस तरीके का नहीं है, मुकेश सहनी से तालमेल नहीं बन पाया। मतलब ये कहानी ऐसे हो गई कि सेनापति जो हैं दोनों, वो युद्ध से पहले ही लड़ लिए। क्या कहानी महागठबंधन की देख रहे हैं? मैं बहुत पहले से एक चीज कह रहा था और बहुत ही ये सीधी है, एकता कहाँ होती है? जहाँ एक हैवी वेट हो और बाकी जो रेस्ट हैं वो मॉस्क्यूटो वेट के हों, तो उनको पता होता है कि अल्टीमेटली जो हैवी वेट है चलना इसी के साथ है। जहाँ जिस गठबंधन में
इक्वल वेट्स के लोग हों और कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है किसी भी तरह का। जैसे सब कहते हैं कि हम सब हमारा जो है एक ही सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत सिर्फ है कि मोदी का विरोध, बाकी किसी चीज़ पर भी उनके, तो वहाँ पे क्या होता है जब इक्वल वेट होते हैं तो निश्चित तौर पर यह मानिए कि वहाँ तकलीफ होगी किसी कंसेंसस पहुँचने की। लेकिन मैं फिर अभी कह रहा हूँ कि जो ये संकट दिख रहा है अल्टीमेटली कोई नुकसान अपना नहीं उठाना चाहेगा। यानी मेरा कहना है कि किसी से भी नाराज़गी इस लेवल तक नहीं उठाना होगी कि खुद अपना नुकसान उठा बैठे। इसलिए नामांकन वापस लेने के दिन के पहले तक चीज़ें साफ हो जाएंगी। और वैसे भी जैसे रात को कांग्रेस ने जिस तरह से बाकी सीटों पर अपना घोषणा, शायद 40 या 42 सीटें जो मैंने अभी सुना है, तो फर्स्ट पेज के लिए शायद काफ़ी है, उनका हो गया है। और इसी तरह से लोग जैसे लालू जी ने दिया था वहाँ आरजेडी के भी लोग नामांकन कर रहे हैं, मुझको लगता है यहाँ। लेकिन ये पहले से, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, ये तय था कि पहले से ही ये लोग ऐसा करेंगे। और बाकी एक मुद्दे पर मैं, जो इसका बेसिक फार्मूला ये है कि देखिए एक चीज़ जो बार बार हम लोग सोचते हैं कि दोनों इक्वल हैं, देखिए जीते हारे कोई भी, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इस देश में आज़ादी के बाद से ही दो तरह की विचारधाराएं रही हैं, पूंजीवाद और समाजवाद। और कम्युनिस्ट जो थे वो, यानी कि वामपंथ, दक्षिणपंथ और एक बीच की पार्टी मध्यमार्गी कांग्रेस। आज करीब करीब हर राज्य में कांग्रेस पार्टी किसी और नाम से है, क्षेत्रीय पार्टियां, यानी उसकी उपशाखाएं हैं। तो कुछ कुल मिलाकर के, और कम्युनिस्टों में भी तमाम एमएल, फेमएल, दिस, बीजेपी एक ऐसी है, जनसंघ की एक बीजेपी हुई। बीजेपी की उस तरह से बीजेपी के नाम पे कोई शाखा आपको देश में नहीं मिलेगी, मतलब भी कोई छोटे पटे। तो क्या होता है कि जब भी जहाँ पर बीजेपी होती है, यानी जनसंघ, राइट विंग, वहाँ पे झगड़े होते हैं वहाँ भी। लेकिन कुल मिला के मैंने आपसे कहा ना कि एक 75 केजी का है, दूसरे 45 केजी मॉस्किटो वेट है और एक हैवी वेट है। तो जब उनमें कुछ होता है वहाँ कम होता है, और बाकी में तो ये जो मैंने आपसे भी कहा था, कांग्रेस को कर्नाटक इलेक्शन के बाद से ये लग रहा है कि मुसलमान उसे सबसे ज़्यादा चाहता है बाकी उनकी बिरादरी में, लग रहा है उनको बहुत पहले से तभी असर करते हैं। और अगर ये भी, अगर आज वो बिहार में भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, अगले साल यूपी का होगा, तो इसका मतलब हर जगह आप ऐसे ही जाते जाएंगे तो रिवाइव कब आप करेंगे? फिर बंगाल में होगा, बंगाल में ममता आपको घास नहीं डालेंगी। तो सवाल है कि कांग्रेस के लिए इस समय बिहार एक ऐसी चीज़ थी, कम से कम वो बार्गेन की पोजीशन में थी कि वो इलाके माइनॉरिटी वाले, जिस पर आरजेडी की भी निगाह है, ओवैसी की भी निगाह है और कांग्रेस की भी, तो वो तीन दावेदार हैं उस माइनॉरिटी वोट के। सब कोशिश कर रहे हैं कि किसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उस क्षेत्र में मिल जाएं। मैं वो बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ, कांग्रेस ने रात को किया है, और किन सीटों पर वो करेंगे शायद हमारे मित्र बताएंगे। लेकिन देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ कोई, हर आदमी में वहाँ एकता इसलिए है कि मोदी का विरोध है, और हर आदमी चाहता है कि हम नंबर 1 हो जाएं अपने गठबंधन में। ये कांग्रेस भी चाह रही है, आरजेडी भी चाह रही है। आरजेडी का वहाँ पे अच्छा खासा वेट है, लेकिन उसके बावजूद आरजेडी भी डरी हुई है कि अगर माइनॉरिटी सीटें कांग्रेस को चली गई, और जिस तरह से उनके परिवार में तमाम आज हो रही है, तेज प्रताप ने भी नामांकन कर दिया है, तो कहीं न कहीं वो गठबंधन थोड़ा मुश्किल में तो है। अवधेश सर, मैं चाहूँगी कि दोनों पक्ष पर आप थोड़ी थोड़ी रोशनी डालें। एक तो ये कि सारी सीटें एनडीए गठबंधन ने सामने कर दी, बराबर की भाई, कोई बड़ा भाई नहीं, कोई छोटा भाई नहीं, भैया हम जुड़वा भाई हैं, इस टाइप से सीटों का जो बंटवारा है वो हुआ है। सारी सीटें जो है जितने उम्मीदवार हैं सब सामने आ गए। इधर की संगठनात्मक मजबूती, इनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वर्सेस महागठबंधन की जो ये पूरी कहानी चल रही है अभी कि आरजेडी की तो घर से लेके बाहर तक व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, मुकेश सहनी जैसे व्यक्ति को नहीं मना पा रहे हैं। दोनों ही खेमे पे थोड़ा थोड़ा रोशनी डालें। अब रोशनी तो यह है कि रोशनी पर एक शेर है, रोशनी ऐसी फैली कि हर सू अंधेरा हो गया एक दिया ऐसा जला, नहीं, रोशनी फैली तो सब का रंग काला हो गया। ये है, एक कुछ दिए ऐसे जले हर सू अंधेरा हो गया। तो यहाँ जो रोशनी जली है उसके बाद जो है चेहरे काले हुए हैं महागठबंधन में। जब तक रोशनी नहीं थी तब तक एक क्रांति थी, महाक्रांति थी कि हमको बस
नरेंद्र मोदी की वहां सत्ता में और यहां उखाड़ फेंकना, ये सब वोट चोरी से बन रहे हैं। अब वो जैसे ही रोशनी फैली है कि वो सब जो है, अब तो तेजस्वी जी वोट चोरी का मुद्दा भी नहीं बना रहे हैं, भाषण में भी नहीं आ रहा है, केवल कांग्रेस को छोड़ के बाकी किसी के भाषण में नहीं है। तो ये जो कुछ भी अभी दिखाई दे रहा है, यही इस गठबंधन की स्वाभाविक परिणति थी और है। अगर इनके बीच सीटों का तालमेल बहुत शांति से हो गया होता, सब कुछ हो जाता, तो माना जाता कि ये स्वाभाविक नहीं है। और यही कारण था कि जब राहुल गांधी जी की यात्रा जैसे ही खत्म हुई, वैसे तो आधे यात्रा में ही मतभेद उभरने लगे थे। आरजेडी के लोगों को लगने लगा था कि हम फंस गए हैं और ये जनता के बीच मुद्दा है नहीं। हमारे लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमारा नाम तो कट नहीं रहा है, जो कट रहा है जुनून कट रहा है, मरे हुए लोगों का कट रहा है, तो हम क्या करें। खत्म होते ही तेजस्वी जी ने बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी वोट अधिकार के नाम पर। उसमें यह है कि कांग्रेस को रोका नहीं गया, लेकिन जिस रूप में राहुल गांधी की यात्रा में आरजेडी वगैरह शामिल हुई, उस प्रकार से कांग्रेस अपने आए, लेकिन कांग्रेस की यात्रा वो नहीं थी। वो यात्रा तेजस्वी यादव की थी अलग से कि भैया ये कांग्रेस हमारे लिए डेंजरस बन रही है यहाँ। तो वो उनको महसूस हो गया था कि इस बार कांग्रेस हमारी, हम जितना सीट देंगे उतने पर नहीं मानेगी, असर्ट करना चाहते हैं कि हम कांग्रेस में एक समय सरकार बनाए, हम दावेदार थे, पहले से वो दावे कर रहे हैं, तो उनको महसूस हो गया था। लेकिन अब उनको भी अपनी पॉलिटिक्स करनी है, तो वो लड़ाई एक तरफ है। लेकिन INDIA गठबंधन जब बना है तब से लेकर के अभी तक ये जो एक अंतर विरोध है कि बाहर से वैचारिकता का मुलम्मा पहने हुए कि हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, असल में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, अधिक से अधिक सत्ता में हमको सीटें मिले, वहां तक अपनी सोच सीमित है और उसमें ये लड़ाई होगी। और मैं वैसे तो राम कृपाल जी जो बोलते हैं मैं कभी असहमत सामान्यता नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि इस चुनाव में महागठबंधन में अनेक स्थानों पर सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट जिसको कहते हैं वो होने की संभावना पूरी तरह दिख रही है। और चूंकि कांग्रेस को लगता है कि भैया हमको तो इस बार अपने को असर्ट करना है, उनके उम्मीदवार हैं, बिना घोषणा के, बिना समझौता के घोषणा किए हुए अगर नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं, लोगों पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित कर रही है, इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि यह गठबंधन है, तो फिर ये तो हमारा अपना विश्लेषण है। अब आप जबरन उसको गठबंधन बनाए जा रहे हैं। एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, विकासशील इंसान पार्टी, पत्रकारों को घुसने नहीं देते हैं, उनके कार्यकर्ता स्टेज तोड़ने लगते हैं कि पहले बताओ हमको टिकट मिल रहा है कि नहीं है। वहां का दृश्य देखा है ना आपने। कांग्रेस के नेता हवाई पर उतरते हैं, वहां का प्रदेश अध्यक्ष है, फलाना है, उनको मारने की स्थिति नौबत आ जाती है, सब भागते हैं। दूसरे गठबंधन में अगर आप देखेंगे तो जो समस्या आई है वो केवल लोजपा को लेकर के आई है, बाकी को थोड़ी समस्या रही है। जो उन्होंने कुशवाहा जी ने कहा कि सीटों को लेकर हमारे बीच कुछ मतभेद है, वो स्वाभाविक था, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध किसी ने, एक बड़ी पार्टी के विरुद्ध किसी ने भी नहीं खड़ा किया। जो कुछ भी है वो लोजपा के विरुद्ध जनता दल या जनता दल ही उन्हें खड़ा किया है, वहां है, लेकिन केवल यहीं तक सीमित है। तो जाहिर है कि ये गठबंधन जो है वो बिल्कुल मिला जुला के इनके बीच लगभग 90% तो कह सकते हैं एकता है, बाकी चुनाव के लिए 100% भी मान सकते हैं। दूसरी ओर वो गठबंधन इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, जो गठबंधन कहा जाता था, अभी तक वो गठबंधन का स्वरूप नहीं उभरा है, और इसका असर बिहार के चुनाव के अंतिम परिणाम पर निश्चित रूप से हमको दिखाई पड़ेगा। राकेश सर, हमारे आपके दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों ने एक इशारा किया कि एक खास वोट बैंक है जिसके लिए ही ये पूरी कहानी रची जाती है कि भैया वो हमारा वोट बैंक है, वो हमारा वोट बैंक है। खासतौर से आरजेडी और कांग्रेस की बात करें तो वो मुस्लिम वोटर। क्या इस बिहार के चुनाव में भी पेंच वहीं फंसता दिख रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि यूपी में बेसिकली ध्रुवीकरण के साथ चुनाव होता है, लेकिन जाति वाला चुनाव बिहार में मजबूती से दिखाई पड़ता है। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस को एक ऊर्जा दी है, और जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस को राज्यों में घुटनों पे बना के रखा हुआ था, कांग्रेस को लग रहा कि अब खड़े होने का समय है। इसलिए कांग्रेस बिहार से ये प्रयोग शुरू कर रही है। बिहार में वो चाहती है कि जिस तरीके से M22 समीकरण लेके आरजेडी चल रही है, उसी तरह से हम DM समीकरण को मजबूत करें, यानी दलित और मुस्लिम। तो M22 और DM इन दोनों को लेकर वहाँ पे
जो मूल विवाद है वो है वजूद का। आरजेडी को लग रहा है कि यदि कांग्रेस मजबूत होगी तो हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। गठबंधन और सीटों को लेकर जो विवाद चल रहा, विवाद सिर्फ इस वजह से है कि कांग्रेस चाहती है कि 2020 की तरह हमें 70 सीट तो आप देंगे, लेकिन उसमें से लड़ने लायक 25 ही रहेंगी। 45 सीटों में ना आप कभी जीते ना हम कभी जीते, वहाँ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इस बार हमें उस तरह की सीटें नहीं चाहिए। इस बार हमें वो सीटें चाहिए जहां हम बेहतर स्थिति में होंगे, और उसमें सारा पेंच फंसा हुआ है सीमांचल की सीट पे। सीमांचल पे कांग्रेस चाहती है कि हमारे सांसद ज़्यादा हैं, 3 सांसद हैं, इसलिए विधानसभा की हमको ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए। वहाँ मुस्लिम और दलित का एक बेहतर कॉम्बिनेशन भी है। लेकिन आरजेडी नहीं चाहती कि सीमांचल में कांग्रेस मजबूत हो, इसलिए सारा पेच वहीं को लेके फंसा हुआ है। तो जो सीटों को लेके अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और गठबंधन के सभी दलों की ओर से अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि यदि किसी उम्मीदवार से नामांकन दाखिल कराया जाता है और नामांकन वापसी में यदि उससे वापस लिया जाता है तो वो बागी कहलाएगा, और वो बागी होके निश्चित तौर पे उस दल को नुकसान पहुंचाएगा जिस दल से वो चुनाव लड़ने वाला था। तो ऐसे में महागठबंधन में भले ही अब सीटों को लेकर सहमति बन जाए और चुनाव लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधिकांश सीटों पे अपनी ही पार्टी के लोगों को नाराज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक जी, चूंकि आप बिहार चुनाव पर भी बहुत नज़दीक से नज़र रखते हैं, आंकड़ों पर रखते हैं, एक इशारा सीमांचल का हुआ राकेश की तरफ से। सीमांचल और मिथिलांचल दोनों ही सीटों को लेकर शायद सीमांचल पर आरजेडी और कांग्रेस पर बात नहीं बन रही है, और मिथिलांचल को लेकर शायद मुकेश सहनी बहुत सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। हमारे यहाँ बनारस में वो उन वोटर्स को मल्लाह कहते हैं, वहाँ निषाद कहते हैं, तो निषाद वोटर्स मिथिलांचल में ज़्यादा नज़र आते हैं। क्या ये जो तीनों पार्टियाँ हैं इसी सीमांचल और मिथिलांचल पर फंस गई हैं? देखिए, सीमांचल और मिथिलांचल कोई मुद्दा नहीं है अभी बिहार में, और बिहार में अगर सीमांचल मिथिलांचल के दायरे को अगर हम यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं। मुकेश सहनी आज की तारीख में मल्लाहों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन मल्लाह वोटर आम तौर पर जिस किसी गठबंधन से अपर कास्ट कैंडिडेट होता है उनके साथ जाते हैं, क्योंकि उनकी एक आर्थिक राजनीतिक हैसियत भी है, मछली की हैसियत, पानी की हैसियत, तालाब की हैसियत, और उसके सहारे उनकी आर्थिक गतिविधियाँ चलती है, जिससे कि वो अपने वोट बैंक की दशा और दिशा तय करते हैं। बिहार चुनाव का इस बार का सबसे बड़ा पहलू यह है कि ये दलों के, पार्टियों के गठबंधन से कहीं ज़्यादा ये सामाजिक गठबंधन पर टिक गया है। जाति गणना के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है, और जाति गणना का इम्पैक्ट ये दिखा कि भारतीय जनता पार्टी 1/3 लोकसभा सीटें गंवा बैठी। ये जाति गणना का इम्पैक्ट साफ साफ दिखा बिहार में। और इस बार के चुनाव में कोई अगड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है। चिराग पासवान पासवानों के नेता हैं, राजेश राम रविदास समाज के नेता हैं, नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय के नेता हैं, नरेंद्र मोदी तेली समुदाय के नेता हैं, उसके बाद लालू यादव तेजस्वी यादव यादव समुदाय के नेता हैं, मुकेश सहनी मल्लाह समुदाय के नेता हैं। इस तरह से बिहार का चुनाव विभाजित हो गया है। रही बात बिहार के चुनाव में कि होने क्या जा रहा है, जो मैंने अभी बिहार के दौरे पर देखा वो यही देखा है कि सामाजिक गठबंधन किसका किसके साथ बन रहा है। अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने कहा कि एक गठबंधन ऊपर से है, एक गठबंधन अंदर से है। दलों का गठबंधन ऊपर से है, सामाजिक गठबंधन अंदर से है। जिन 65-66 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की आपसी लड़ाई है, वहाँ यादव मतदाता आरजेडी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होगा। हो सकता है उसमें 5-10 जगह यादव कैंडिडेट हों जेडीयू के, उनको मिल जाए, लेकिन जो 30-32 सीटें हैं बची हुई, उसमें 4-5 सीटों पर बीजेपी के यादव कैंडिडेट हैं। उनको यदि आप छोड़ दें तो बची हुई जो 20-25 सीटें हैं, 25 के आसपास सीटें, वहां यादव मतदाता एक तरफा जनता दल यूनाइटेड को वोट कर रहा है, वन साइडेड जेडीयू को वोट कर रहा है। और ठीक यही स्थिति जेडीयू के कोर वोटर की है। अति पिछड़ा वोटर को दिक्कत नहीं है, वो नीतीश कुमार को चाहता है, नीतीश कुमार को बीजेपी सत्ता से चुनाव बाद हटा देगी इस आशंका से भी ग्रस्त है, लेकिन तब भी वो बीजेपी को वोट कर रहा है। लेकिन महादलित समुदाय और कुर्मी समुदाय, जिस समुदाय से नीतीश कुमार आते हैं, भाजपा की जेडीयू की सीटों को छोड़ दे 121 सीटों पर, तो बिहार में जो बची हुई 142 सीटें हैं उस पर वो एनडीए के विरोध में किसी को भी वोट देने को तैयार हो गया है। ये बिहार की आज की वास्तविकता है। और पिछले 7 दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, एक तरह का ट्वीट आपने देखा, कट कॉपी पेस्ट वाला ट्वीट आपने देखा होगा कि किस तरह से आपको संजय झा ने किया। वही ट्वीट एक टूल किट की तरह दिखाई दे रहा था, चिराग पासवान ने किया,
उपेंद्र कुशवाहा ने किया, सबने ट्वीट किया। नीतीश कुमार ने कहीं वो ट्वीट नहीं किया। छोटी छोटी बातों पर नीतीश कुमार ट्विटर और फेसबुक पर डालते रहते हैं कुछ ना कुछ, उन्होंने कहीं कोई ट्वीट नहीं किया। तीसरा सबसे बड़ा पहलू इस बिहार के चुनाव का ये है कि बिहार में बीजेपी समझती थी कि उसका वोट बैंक, जो यूपी में कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, अपर कास्ट और वैश्य का वोट बैंक, अपर कास्ट वोटर इस बार किसी पार्टी का मधुआ मजदूर नहीं है। ये सबसे बड़ा सत्य है। अपर कास्ट वोटर को साफ दिख रहा है, जाति गणना के बाद की परिस्थितियों में साफ दिख रहा है कि अपर कास्ट वोटर, जिसके 64 विधायक पिछली बार थे, उसे लग रहा है कि उस नंबर को हम 90-100 तक कैसे पहुंचाएं। पार्टी कोई भी हो, पहले उसे 2 ऑप्शन मिलते थे। एक ऑप्शन मिलता था एनडीए का, दूसरा ऑप्शन जिसमें अपेक्षाकृत कम सीटें मिलती थी वो महागठबंधन का, अब तीसरा ऑप्शन प्रशांत किशोर ने दे दिया। तो जहां भी बीजेपी के ओबीसी कैंडिडेट हैं, मैक्सिमम सीटों पर मैं देख रहा हूं कि प्रशांत किशोर के अपर कास्ट कैंडिडेट हैं। अगर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट बीजेपी वाली सीटों पर 15,000 वोट लेकर आने में कामयाब हो गए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डेंट लग रहा है। लेकिन हम लोगों का एक आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी शायद इस बार 45-50 पर सिमट जाए, मतलब जो स्थिति पिछली बार जेडीयू की थी वो बीजेपी की हो जाए। लेकिन वो स्थिति नहीं हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो टिकट बंटवारा किया है, उस टिकट बंटवारे से मुझे यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ा दी। ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बिहार की परिस्थितियों को बहुत सामान्य भाषा में देखा जाए, एक आदमी सबसे खुश है जिसके नंबर बढ़ रहे हैं। उसके नंबर किसी भी सूरत में 70 विधानसभा सीटों से नीचे नहीं जा रहे हैं, और 70 विधानसभा सीटों तक जनता दल यूनाइटेड जा रही है। तो ये तय मानिए कि सरकार जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में बनेगी। गठबंधन किसी का भी हो, देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से 2 सीटें ज्यादा जीतती है या नीचे रहती है। ये देखा जाना बिहार की राजनीति। ये सारा आकलन हम रखेंगे 14 नवंबर के लिए। विनोद सर, हमने इससे पहले भी चर्चा की गठबंधन को लेकर, तो ये कई बार आपने भी कहा कि नहीं अभी थोड़ी जल्दी है, खत्म होते होते तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। नामांकन की तारीख निकल गई, क्या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग दिल्ली से गड़बड़ हो गई? वेणुगोपाल जाते हैं एयरपोर्ट पर, जो है कार्यकर्ता लड़ जा रहे हैं, मतलब एक जो कहते हैं ना एक सिस्टम जो होता है किसी संगठन का, वो बहुत ज़्यादा मिस दिख रहा है। तो आरजेडी की तरफ से ये मिसिंग हुआ, या फिर कांग्रेस की तरफ से हुआ, या दिल्ली कांग्रेस की तरफ से वो जो एक पकड़ बनाने की बहुत पहले से तैयारी चल रही थी वो कहीं नहीं हो पाई? मुझे लगता है कि गड़बड़ी जो हुई है वो तो दोनों तरफ से हुई है, आरजेडी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी। क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस अपनी सीटें खोना नहीं चाहती है। उसको लग रहा है कि जितनी मेहनत राहुल गांधी ने की है, जितना संविधान बचाओ सम्मेलन किए गए हैं, जितना जाति जनगणना पर जोर दिया गया है, जितना पिछड़े अति पिछड़ों को लेकर घोषणा पत्र, तो इस सब के लिए कांग्रेसियों को लगता है कि कांग्रेस की एक बड़ी मजबूत जमीन बिहार में तैयार हो गई है, इसलिए कांग्रेस को कम से कम 70 सीटों पर लड़ना ही चाहिए। पिछली बार वो कहते हैं कि पिछली बार ये स्थिति नहीं थी, पिछली बार हम कमजोरी स्थिति में थे और 2019 के चुनाव में बुरी तरह से कांग्रेस पिटी थी, 54 सीट पे आके अटक गई थी। उसके बाद चुनाव हुए थे, तो वो इस बार लोकसभा में भी कांग्रेस ने अच्छा किया है कंपैरेटिवली पिछले पूरे देश में, और जो इस तरह मेहनत की है राहुल गांधी ने और उनकी टीम ने, तो इसलिए कांग्रेस को लगता है कि वहाँ पर हमारे लिए संभावनाएं काफ़ी हैं। माइनॉरिटी अभी भी लगता है, अच्छा। था नहीं, अभी भी लगता है उनको। इसीलिए कांग्रेस अड़ी हुई है कि कम से कम 70 या 65 सीटों से नीचे नहीं लड़ेंगे। आरजेडी उनको 55 सीटों से देने तैयार नहीं है पेच। फिर वो जो अभी शुक्ला जी ने भी कहा शायद कि वो सीटें जो कांग्रेस, जहाँ कांग्रेस या आरजेडी कभी जीती, कांग्रेस उन पर दावा कर रही है, आरजेडी वो देना नहीं चाहती है, ये सब पेच तो है ही। दूसरी बात ये भी है कि कहीं न कहीं एक हमारे यहाँ कहावत है, सब नचावत राम गोसाई, तो कहीं न कहीं जो है किसके तार कहाँ जुड़े हैं और किससे कौन तार जोड़ रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो क्योंकि दरअसल आजकल तो मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ जो चल रहा है कि जो पर्दे के पीछे होता है वो सामने नहीं आता है, और जो पर्दे के बाहर होता है वो असलियत नहीं होती है। तो नाटक तो होता है, असलियत कहाँ होती है? तो नाटक होता है, वो नाटक होता है ना। असली तो पर्दे के पीछे ग्रीन रूम में जो होता है वो होता है ना, कहानी वहाँ शुरू होती है, जो दिखता है वो पूरा नहीं। हाँ, तो बिहार में भी ये हो रहा है। इस वक्त इतने ज़्यादा इधर से उधर समीकरण उलझे हुए हैं कि चिराग पासवान की किससे बात हुई, लालू जी की किससे बात हुई, राहुल गांधी की टीम की किससे बात हुई, नीतीश कुमार की किससे बात हुई, कहाँ कौन किसके इशारे पर ट्वीट कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है इतनी। भाई मांझी जी ने तो कुरुक्षेत्र बता दिया था, कौरव बता दिया था बीजेपी को अपने ट्वीट में, और दिनकर जी सबको याद आ रहे हैं। तो सब हर आदमी दिनकर जी का
हाँ 15 काम दे दो। वो उपेंद्र कुशवाहा माफ़ी मांग रहे हैं अपने वोटर से कि मैं उतनी नहीं दिला पाया, इतनी चाहिए, और महागठबंधन की राज तो सामने आ ही रही है कि बिना सीटों की घोषणा किए ही कैंडिडेट नामांकन शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि दोनों एनडीए में तो चूंकि जैसा रामपाल जी ने कहा कि जो इंजन जो है वो मजबूत है बीजेपी का, मोदी जी हैं, अमित शाह है, और केंद्र की सत्ता है। सत्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज अगर सत्ता यही कांग्रेस की होती तो बीजेपी में रार मची होती, क्योंकि सत्ता के तमाम तो तार होते हैं ना, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है और धमकाने के लिए भी होता है और समझाने के लिए भी होता है। जब जिसके पास सत्ता होती है, जिसके पास सत्ता नहीं होती उसके पास देने के लिए कुछ होता नहीं है, धमका वो सकता नहीं है, समझदारी उसके समझाने से कोई मानता नहीं है। ये स्थिति होती है विपक्ष की। तो वही स्थिति महागठबंधन की है, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि ये बात तेजस्वी यादव को भी समझ में आएगी, राहुल गांधी को भी समझ में आएगी कि भाई अगर मिलके जाने का संदेश दोगे तभी वहाँ कुछ कर पाओगे, वरना 2020 से भी बुरा हाल हो जाएगा। और मैं 2015 का उदाहरण देना चाहूँगा कि 2015 में जब सब अटकलें लग रही थी कि लालू और नीतीश में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कांग्रेस क्या करेगी, तो इतना स्मूथ बंटवारा हुआ था कि 100 सीटें आरजेडी और जेडीयू, 43 में 42 सीटें कांग्रेस, 40 से 42 सीटें और 1-2 सीटें किसी और को दी गई थी। बड़े आराम से बंटवारा हो गया था और कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं बचा था। तो वो बंटवारा वो भी एक उदाहरण है वो समझदारी का। तो कम से कम महागठबंधन के नेताओं को जो है, चूंकि वो विपक्ष में है, लड़ाई उनकी उस सत्ता पक्ष है जिसके पास राज्य की भी सत्ता है, केंद्र की भी सत्ता है। ऐसे में उनको तो थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। अब साहनी जी हैं, अब साहनी जी मतलब फिर फूफा बने घूम रहे हैं, उनको ये बताइए जगह कहाँ मिलेगी। अगर महागठबंधन से अलग हो जाते तो क्या बीजेपी उनको दे देगी 20 सीटें, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देगी, एनडीए बना देगा क्या? वहाँ तो खुदे रार पड़ी हुई है, अब बड़ी मुश्किल से मामला सुलटा है तो एक और अकेले लड़के क्या कर लेंगे वो साहनी जी। तो साहनी जी भी जो है वो खाली वो दिखा रहे हैं कि हमको इतनी सीटें दो, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि महागठबंधन के लिए बड़ा खराब संदेश किया है इस रार से। जिस तरह से ये हुआ है पूरा नाटक, तो वो संदेश जो है महागठबंधन के लिए अच्छा नहीं गया है लोगों के बीच में। और अभी भी वक्त है उनको कम से कम अब जो है अपनी सीटें वीटें बंटवा करके और चुनाव मैदान में उतरे। अब तो चुनाव बचा क्या है, अभी 6 तारीख को पहली वोटिंग है, उसके बाद 11 तारीख को दूसरी, 14 को चुनाव है, तब समय तो बचा नहीं है। तो ऐसे में मुझे एक चीज़ ज़रूर लगती है कि आज की तारीख में प्रशांत किशोर पर भी चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बिहार में लोगों से बात कर रहा हूँ तो प्रशांत किशोर को लेकर अलग अलग तरह की खबरें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे अभी अभिषेक जी ने कहा कि अपर कास्ट का एक बड़ा सेक्शन जहाँ उनका कैंडिडेट घूम सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके कैंडिडेट उन्होंने ऐसे दिए हैं जिससे जितना उनका टेम्पो बना था वो डाउन हो गया है। अब पता नहीं, मैं तो ज़्यादा कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड जानता नहीं। तो लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी कितनी सीटें जीतेंगे कोई नहीं बता पा रहा है, क्योंकि कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो श्योर शॉट बताई जा सके कि ये जन स्वराज जीत रही है। जैसे आमतौर पर होता ना, बीजेपी की इतनी सीटें श्योर शॉट है, आरजेडी की इतनी श्योर शॉट है, जेडीयू की इतनी श्योर, ये हम सब लोग जहाँ 20-25 हज़ार से जीती है माना जाता। जन स्वराज का पहला गेम, उसका कोई इलेक्टोरल हिस्ट्री नहीं है, तो कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि श्योर शॉट 5 सीटें हैं कि 10 सीटें हैं कि 15 सीटें हैं कि 2 सीटें हैं, बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये जरूर लोग कह रहे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको वोट मिलेगा। अगर उसने 5-5 हज़ार 10,000 वोट काटे, और किसके कटे, जिसके कटेंगे उसकी लुटिया डूबेगी। तो ये जन स्वराज का जो पीला झंडा है वो किस तरफ झुकेगा और किस तरफ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस चुनाव का है। सर, वो एमवाई और डीएम वाले जो वोटर्स हैं उनके बीच में महागठबंधन कहीं फंस गया। एनडीए की अपनी दिक्कतें थीं, लेकिन लास्ट डे उनकी पूरी तस्वीर साफ दिखाई पड़ती है। अभी भी होगा, मतभेद होगा, लेकिन तस्वीर पूरी साफ है। सीटों का बंटवारा भी हो गया, चुनाव तैयारी भी हो गई, उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया, उम्मीदवार अपना काम भी करने लगे। यहाँ इस बार मौका था, बहुत अच्छा मौका था तेजस्वी के पास, राहुल के पास, महागठबंधन के पास, पर कहाँ मिसिंग हो गया? वही एमवाई और डीएम के चक्कर में फंस गए। वही है ना कि अपनी ज़मीन तो छोड़ने कोई तैयार नहीं, और ज़मीन है ही नहीं, और ज़मीन बनाने के लिए त्याग करना पड़ता है। और कांग्रेस तो अब उस स्थिति में है कि उसको केवल पूंछ बन के पीछे ही खड़े रहना ना। अगर वो बोल रही है कि 70 से कम सीटों पे नहीं मानेंगे, और इसीलिए अभी तक मतलब 48 सीटें घोषित हो जाने के बाद भी सीट का बंटवारा ही तय नहीं है। इससे आप 1.5-2 महीने पहले वहाँ पर इतना माहौल बनाने की कोशिश करते हो और वोटर पुनरीक्षण को इतना बड़ा मुद्दा बनाते हो, और उन सारे मुद्दों की ज़मीन पर आप खुद किस स्थिति में हो कि पहले चरण का नामांकन खत्म होने तक आपके पास सीटों का बंटवारा ही तय नहीं है। और वोटर को मैसेज भी गलत है। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। देखिए, चुनावों में 2 ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। या तो कोई लहर चल रही हो कि भाई नीतीश कुमार
सुशासन कुमार हैं, सुकुमार बाबू हैं और नीतीश कुमार हैं, या मोदी की लहर है, या इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो 400 जैसा तो भारत में इतिहास भी नहीं रहे, या तो इस तरह की लहर हो बड़ी कोई, या फिर नीचे विकास के और ये MY वाले और जाति वाले और स्थानीय समीकरण हावी हो जाएं। सभी पर एक साथ काम करना होता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई बड़ी लहर नहीं हो, कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो, तो ये चीज़ें हावी हो जाती हैं। और महागठबंधन ने अपनी सीटें और उम्मीदवार नहीं तय करके इसको और हवा दे दी कि अब उन्होंने खुद को भी वोटरों के भरोसे ही छोड़ दिया कि अब क्योंकि आप तय ही नहीं कर पा रहे हो। अगर झगड़ा था तो इतने समय से आप सुलझा क्यों नहीं पाए हो? भाई हमने ही यहीं पर इसी शो में बहस की है कि लालू यादव ने अचानक कह दिया तेजस्वी को मैं सोनिया गांधी को एक फ़ोन करूंगा और सब हल हो जाएगा, और उनको सीधे कह दिया कि भाई अब ये वो जमाना नहीं है और अब आपको राहुल से ही बात करनी पड़ेगी। और तेजस्वी और राहुल जिस तरीके से एक साथ नजर आए, साथ में खाना खा रहे हैं, गाड़ी पर चढ़कर साथ में घूम रहे हैं, वो तो दृश्य तभी बदल गया जब वापस तेजस्वी ने अपनी एक यात्रा निकाली। तो इससे स्पष्ट हो गया था कि जितना एकता दिखाई दे रही थी वो नहीं है। और अगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हो, आपके जंगल राज को, अंधेरे राज को याद आज भी दिलाया जा रहा है और आपके पास अब खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कम से कम इतना तो कर ही लेना था कि चुनाव घोषित होने से पहले अपने सीटों का बंटवारा तय कर लेते। बिल्कुल ठीक बात है कि इस बार एनडीए में भी कठिन लग रहा था, पर चिराग को थोड़ी ज़्यादा सीटें देने की कीमत पे ही सही, और दोनों ने जैसे एक सीट ज़्यादा वाला भी जो एक जेडीयू का हमेशा रहा है कि बड़े भाई हैं तो कम से कम एक सीट, वो भी नहीं हुआ, 101 हो गया, और उन्होंने अपनी बात को संभाल लिया, अपनी चीज़ों को बिगड़ने नहीं दिया। हाँ, दिक्कत वहाँ हुई कि जो सीटें दी गई उसमें ये हमारी है और वो तुम्हारी है, उसको लेकर जरूर लड़ाई बनी रही कि नहीं ये आपने चिराग को क्यों दे दी, इससे तो हम लड़ेंगे। बंटवारे को लेकर उतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई, और जितना थोड़ा बहुत उनको एडजस्टमेंट करना था, त्याग करना था। और अभी फिर हाल ही में वापस अमित शाह और नीतीश कुमार की लंबी मुलाकात भी हुई है, तो वहाँ मुझे लगता है कि चीज़ें मोटे तौर पर दुरुस्त कर ली गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने जो 101 पूरे उम्मीदवार है उसमें जो हमेशा का उनका कॉम्बिनेशन वो भी कर लिया, 64% उनका पूरा अगड़ा और वैश्य का ही कॉम्बिनेशन है। और जो सम्राट चौधरी को लाए थे जिस वजह से, वो भी उन्होंने पूरा कुशवाहा वाला भी साध लिया, 7 टिकट वहां दे दिए, सिस्टमैटिक लिस्ट आई। तो मुझे लगता है कि अब स्थानीय मुद्दे और एनडीए का बड़ा छाता और नीतीश कुमार का सुशासन, इन मुद्दों को हावी करने में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कामयाब हो गया है। और जो वोटर वाला मुद्दा था वो नीचे चला गया। मैं लेकिन यहाँ पर इन सारे मुद्दों से हटके, चूंकि हमारा सत्ता का संग्राम चल रहा है, प्रतीक्षा और हमारी गाड़ी लगातार, और कम से कम 4 पूरे जिले हम ढंग से अभी तक कवर कर चुके हैं, उसके स्वरों को ध्यान से सुने तो ऊपर जो कुछ भी दोनों तरफ चल रहा हो, महागठबंधन में और एनडीए में, नीचे वोटर के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आप युवाओं को ध्यान से सुने तो उनके पास रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, और रोजगार के इस मुद्दे को विपक्ष हवा नहीं दे पाया अगर, या विपक्ष उसको उतनी मजबूती से नहीं उठा पाया। आप तेजस्वी कुछ भी बोल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सभी को दे देंगे सरकारी नौकरी, कोई गिनती की ही नहीं है। मतलब कोई ऐसी हवा में बात मत की। वोटर क्यों, और ये वोटरों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, वोटरों ने कहा है कि हमारे पास अगर रोजगार नहीं और नीतीश नहीं दे पाए, तो आप भी तो ऐसी मजाकिया बात करते हो हर परिवार में भाई हमारे पास बाइट है जी, कुछ गंभीरता। तो ये इन युवाओं की बात और जमीन के वोटरों की बात अगर दोनों तरफ के नेता नहीं सुन रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि उनकी बड़ी गलती होगी। मैं केवल एक चीज कह रहा हूं, कई बार क्या होता है कि हम लोग बिना एनालिसिस किए ही कुछ चीजें संभावनाएं जता लेते हैं कि ऐसा होगा ही। देखिए, कांग्रेस वो तमाम गलतियां हूँ, उसकी भी हूँ, लेकिन ये सोच लेना कि कांग्रेस इस देश में राष्ट्रीय पार्टी रही है और उसकी महत्वाकांक्षा नहीं होगी, ये बड़ी गलतफहमी है एक चीज़। और कांग्रेस पार्टी अगर राज्यों में सरेंडर करती जाएगी स्टेट इलेक्शन में, तो फिर कहाँ से वो राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बन पाएगी। मैं बात शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो भी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, आप ये तय जान लीजिए, मैं फिर ये बात कहता हूँ कि दलित, जो अभी आपने डीएम की बात की, दलित और मुस्लिम, वहाँ पे मुस्लिम तो निश्चित तौर पर अखिलेश के साथ गया था, लेकिन दलित बहुत संख्या में वो आया था कांग्रेस के नाते, क्योंकि वो जो शुरू हुआ था ना, अम्बेडकर के बाबा की किताब बदल देंगे। लेकिन आप देखिए उसके बाद वहाँ एक ऐसी चीज़ चली थी, उसके बाद जो भी हुआ, हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, उसमें स्थितियाँ एकदम पलट गई। तो ये जो अब कांग्रेस का ये स्वाभाविक था कि भाई हमें उत्तर प्रदेश में हमारे नाम पे दलित आया, और लेकिन कांग्रेस की एक गलतफहमी ये रही कर्नाटक में कि वो सोचे थे जिस तरह से जेडीयू को, वो क्या था, जनता दल यस था, हाँ, मतलब जनता दल की भी इतनी शाखाएं हो चुकी हैं कांग्रेस की जैसे हैं, वो गिनना नहीं।
तो जेडीयू को जो उसने छोड़ा था, इसलिए छोड़ा था कि वहाँ उसको कांग्रेस विकल्प के रूप में दिखाई पड़ रही थी। लेकिन उसके बाद अगर आप ये सोचें कि यूपी में कांग्रेस को वो अखिलेश को छोड़ के आएगा तो गलतफहमी है। यानी माइनॉरिटी वोट वहाँ जाता है जहाँ कांग्रेस की तरफ जाएगा, जहाँ वो देखेगा कांग्रेस को यहाँ पर एक सफलता मिल सकती है सत्ता में पहुँचने की। अब वही फार्मूला ना आप बंगाल में लागू कर सकते हैं, ना बिहार में ना यूपी में लागू कर सकते हैं। बिहार में भी अगर वो जो सीमांचल की सीटें हैं, जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ कांग्रेस और आरजेडी में समझौता हो जाएगा तो वो कांग्रेस तरफ जाएंगे ही जाएंगे। और इसीलिए आरजेडी जानती है कि अगर वो सीटें, क्योंकि वहाँ पे एमवाई समीकरण बहुत अच्छा होता है और एमवाई समीकरण में वो जीत जाएंगे। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो महत्वाकांक्षा जो है, आप लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं मिल जाते, क्यों नहीं। मैंने शुरू से कहा है कि कह रहीम कैसे निभाए बेर केर को संग, वे डोलत रसाप ने उनके फाटत अंग। आरजेडी चाहती है कि ये राज्य में बिल्कुल कुछ न क्लेम करें, मैं बड़ा भाई हूँ। तो बिहार में आप बड़े भाई हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश बड़े भाई हैं, बंगाल में ममता जी बड़ी दीदी हैं। तो सवाल ये है कि कांग्रेस जाएगी कहाँ पे? तो वो वहाँ स्टालिन बड़े भाई हैं, वहाँ कोई और बड़ा भाई है। तो कांग्रेस क्या, कांग्रेस कोई मतलब कंपोस्ट खाद है कि दूसरों के लिए ही हो करती रहे? अवधेश सर, सर ने एक तरफ तो इशारा कर ही दिया कि भाई कांग्रेस इतनी आसानी से सरेंडर बिहार में तो नहीं करने वाली। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, अगर 2020 की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी आपको भी, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और मुकेश सहनी अचानक से खड़े होते हैं, हमारे अस्तित्व को नहीं देखा गया, हमें नहीं बचाया गया, हमारे कार्यकर्ता नाराज़ हैं वगैरह वगैरह कह के और निकल जाते हैं और एनडीए के खेमे में आ जाते हैं। मुकेश सहनी को लेकर क्या आपका आकलन है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, आरजेडी और मुकेश सहनी की ही अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक हो जाए तो बहुत बड़ा वोटर एक जो है वो डेंट कर सकता है एनडीए को। गोपी फिल्म, यहाँ सब लोग पुराने पत्रकार हैं, उसका एक गीत में 20-25-30 सालों से कह रहा हूँ कि आज दुनिया वही हो गई है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुमका कौआ मोती खाएगा। तो ऐसे अनेक चर्चाएं हम करते हैं जिसके बारे में पहले सोचते, इसके अनेक पंक्तियां हैं। देखिए, अभी जो मैं बोलूँगा ना उस पर एक शेर है। पहले, रात को रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई दुनिया। तो अगर मैं रात को रात कहूँ तो न यहाँ और न बाकी हमारे पार्टियों के मित्र है वो बौखलाएंगे। इस समय बिहार के महागठबंधन की जो हालत है वो यह है कि ये खेल न बन जाए हकीकत एक दिन तेरा, रेत पे लिख के मेरा नाम मिटाया न करो, हर यही कह रहा है। दिल जले आशिक जैसे तो ये जो ठीक है पूरे शायरी के नहीं, आप देखिए जो अब उसमें जो टिप्पणी करेंगे वो ये है। अब अलग अलग पहलू है। देखिए, मुकेश सहनी थोड़ा पैसा कमाने के बाद, फिल्मी दुनिया में कुछ करने के बाद, एक जातीय महाकांक्षा जाति होने से वो आए, उनको जाति का सपोर्ट भी मिला, आज भी एक सपोर्ट है, वो उनका आधार है। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति में अभी तक ये नहीं दिखाया है कि उनके पास अपनी जाति को लेकर भी, पिछड़ी को लेकर के भी, बिहार को लेकर भी, राजनीति को लेकर भी और स्वयं अपने राजनीतिक आकांक्षाओं को लेकर भी कोई स्पष्ट विचार और विजन है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए उनके बारे में अब उनके पास चारा कहाँ है? वो तो उपाय नहीं, इधर तो हो गया 243 सीट, तो वो कोई उपाय नहीं, आपको जितना में रहना है वहां रहेंगे। तो वो तो इसलिए नहीं फंसे नहीं है भाई, पार्टियां उनको छोड़ दे तो उनको अपनी हैसियत का पता चल जाए। जब पार्टियां पूछती हैं तो उनको हैसियत का पता चलता है। अब कई दो बातें पर देखिए, इस समय की परिस्थिति यह है कि बिहार के मतदाता को दो में से फैसला करना है। एक और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार है, दूसरी ओर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी है। अब इसमें से बिहार के मतदाता को चुनना है। जो तीसरी शक्ति है प्रशांत किशोर का, देखिए तीसरी शक्ति को तीन स्थितियों में वोट मिलता है। सत्ता के विरुद्ध, केंद्र और प्रदेश के सत्ता के विरुद्ध इतना गुस्सा हो कि लोग उसको सोचे कि हम उखाड़ कर फेंक देंगे, वो बिहार में कहीं दिख नहीं रहा है। विपक्ष को लेके हो कि भैया ये विपक्ष अब इससे लड़ नहीं सकता है, इसको तो बेकार है वोट देना, इसलिए हम तीसरे विकल्प को ढूंढो। एक तो ये, वो भी स्थिति बिहार में नहीं है।
तीसरा यह है कि जो तीसरी शक्ति है, एक बड़ा विजन लेके, कोई बड़ा चेहरा लेके आता है कि मैं बिहार का उद्धार करने वाला हूं, लोगों को विश्वास होता है उन चेहरे पर, तब उसकी ओर आते हैं। ये भी स्थिति नहीं है। इस पार्टी के संस्थापक स्वयं ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब क्यों नहीं लड़ रहे हैं? भाई बाकी लोग हारेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर नेता ही चुनाव हार गए, और मैं आपके जितनी मैंने अभी तक पता किया है, लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी को वोट मिलेगा, तो मैं पूछता हूं कि आपके गांव में वोट है? मेरे गांव में वोट नहीं है। आपके मोहल्ले में वोट है? मेरे मोहल्लों में वोट नहीं है। ये बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं मैं। तो वो केवल जो कैंडिडेट्स उनके कुछ ऐसे होंगे ना कुछ क्षेत्रों में जो निकाल ले जाएंगे, वो अपने प्रभाव से कुछ वोट निकालेंगे। उन्होंने इशू अच्छे उठाए हैं बिहार के, लेकिन इशू उठाना और उसके आधार पर नेता बन जाना, मैं तो बहुत अच्छा भाषण, गोष्ठी, सेमिनार जनता के बीच दिया हूं, बड़े बड़े सभाएं संबोधित किया हूं लाखों टिकट नहीं मांग तो रहे मैं तो नेता नहीं हो गया ना भाई, नेताओं ने बोल के बनाया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों में अंतर होता है। प्रशांत किशोर हम लोगों के और अखबारों में ज्यादा है, जनता के बीच नहीं है। ये एक कटु सच्चाई आज की है। तो ये पूरे बिहार की सच्चाई है। अब आते हैं तीसरी पर। सीमांचल पिछली बार भी मुद्दा था, इस बार भी मुद्दा है, क्योंकि सीमांचल मुसलमानों को लेकर एक बड़ा संदेश देता है, और मिथिलांचल भी मुसलमान वोट के कारण दुनिया का घोषित आतंकवादी यासीन भटकल वो पकड़ा गया है बिहार के दरभंगा में। सर वही, अरे भाई दरभंगे में शादी थी, वही रहा था, बाकी नेपाल रहा, यहाँ रहा। सुनिए और वो जो है वो शादी, और वो एक NIA के पास एक बड़ा मॉड्यूल है जो बिहार मॉड्यूल, उसको दरभंगा मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो ये ना वहाँ एक बड़ी जो है अभी भी जो दंगे वगैरह हुए, जो मारपीट हुई है वो वहाँ हुई है। पिछली बार सीमांचल में महागठबंधन, सो कॉल्ड महागठबंधन, उसको 7 सीटें 24 में मिली थी, 12 वहाँ NDA को मिल गई थी, और 5 सीट वो ले गए थे। और वो फिर इनके वोट घटाने में जो है कामयाब, इनका जो सीटें थी वो घटाई थी। तो वहाँ का मतलब है, अभी एक तस्वीर आपने देखा होगा, जो शहाबुद्दीन साहब के पुत्र हैं उनको टिकट देते हुए लालू यादव जी की भी तस्वीर है, तेजस्वी यादव जी की भी तस्वीर है। वो क्यों तस्वीर, बाकी को तो तस्वीर नहीं दिया लालू यादव जी ने, वही तस्वीर क्यों दिया है? तो वो एक मैसेज है। कांग्रेस में यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान मानते हैं कि भाजपा से हमको लड़ना है तो कांग्रेस को वोट देना चाहिए। एक ट्रेंड है, कांग्रेस को एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि हम इसके आधार पर खड़े हों, आप ही का एक अधिकार नहीं है। अब ये यहां समस्या हो गई है कि ये जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। और भारत की राजनीति का दुर्भाग्य रहा है कि मुसलमानों के अंदर जिस पर 25-50 FIR होते हैं, जिस पर बम चलाने का, मर्डर करने का, उसको पार्टियां बहुत महत्व दे रही हैं। उनमें भी जो लिबरल चेहरे होते थे उनको टिकट विकट कम मिलता था। तो चूंकि शहाबुद्दीन का एक चेहरा रहा है उस रूप में, और इधर दो मुस्लिम बड़े माफियाओं के उत्तर प्रदेश में मृत्यु के बाद बिहार का जो वातावरण उसके बदला है, और शहाबुद्दीन को लेके वो एक मैसेज है कि हम इस मृत्यु के बाद भी इसके साथ है। और स्वयं जेल से निकल के आया है वो लड़का, 3 महीने जेल में, हाईकोर्ट से उसको जमानत मिली है। ये नहीं है कि बिल्कुल ये है। तो वो एक वहां चल रहा है इस समय, उस स्थिति को लेकर के वो चल रहा है कांग्रेस में। अब रामकृपाल जी कह रहे हैं कांग्रेस छोड़ दे। कांग्रेस इस बात को समझी ही नहीं है कि जहां भी बीजेपी है वहां कांग्रेस है, जहां तीसरी पार्टी आई है वहां से बीजेपी खत्म हो गई है। लेकिन आज भी कांग्रेस बीजेपी को बड़ा दुश्मन मानती है, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। कहीं भी देख लीजिए जहां बीजेपी है वहां कांग्रेस है। ये बिहार का भी सच यही होता, लेकिन उनको अभी राहुल गांधी जी के जो रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, वो एक दुनिया के नियो लेफ्ट के आधार पर बिहार का भी चुनाव वैसे ही लड़ लो, तो वो अलग है। आप अकेले लड़िए, एक आध चुनाव जितने दीजिए, बीजेपी जीत जाती है, तो वो करने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको सेकेंड भाई बना ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहूँ कि बिहार का चुनाव जो है इस समय बिल्कुल परिदृश्य स्पष्ट है। थोड़े मोरे मतभेद के बावजूद NDA का 243 सीटों की घोषणा हो गई है। लोजपा को लेकर के जनता दल यू और लोजपा बाकी थोड़ा सा है, वो भी हो जाएगा। दूसरी ओर सीटों का समझौता नहीं हुआ है, संपूर्ण रूप से होने की बिल्कुल संभावना नहीं है, तो वहां एक फ्रेंडली फाइट होना है। तीसरी शक्ति को वोट मिल नहीं रहा है। तो ये एक ओवरऑल बिहार का सिचुएशन है। राकेश सर,
जिस हिसाब से रामकृपाल सर भी कह रहे थे और अभी इन्होंने भी कहा कि कांग्रेस की अपनी जो तरीके हैं, जो चुनाव लड़ने की जो उनकी अपनी प्लानिंग होती है, वो ही कहीं मिसिंग होती है। अगर आपने शुरुआत से देखा होगा तो कैसी वेणुगोपाल जी थे, राहुल गांधी लगातार बिहार जाते रहे, दूर से 1-1.5 महीने पहले से लग रहा था कि यार कांग्रेस अब मेहनत से मजबूत से काम यहाँ कर रही है, पर वहीं जब मेन मौका आता है तो वही सेल्फ गोल वाली कहानी जो कांग्रेस की होती है। क्या इस बिहार चुनाव में भी वो छोटे भाई बनने वाली जो उसकी जो अपनी लड़ाई है, उससे जो है कांग्रेस फिर नहीं पार पा पाएगी? नहीं, मुझे तो लग रहा बिहार में भाईचारा ही नहीं दिख रहा। कुछ समय पहले तक 2 लोग जब एक ही गाड़ी में चल रहे थे, आज एक दूसरे से मिलना तक पसंद नहीं कर रहे। भाई तेजस्वी जी आए, राहुल जी नहीं मिले, खड़गे जी भी नहीं मिले। तो गठबंधन में सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि आप या तो आप मिलिए या आप मिलने जाइए। पटना जब अमित शाह जी गए तो नीतीश कुमार जी उनसे मिलने गए। अब जब अमित शाह जी पहुंचे हुए हैं तो नीतीश कुमार जी से मिलने जा रहे हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे से मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस में जो समस्या है वो यही है कि जब या तो राहुल जी मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो कुत्ते को बिस्कुट खिलाते हुए मिलेंगे। उसी के चलते कांग्रेस का नेता छोड़ के चला जाता है। यही रणनीति कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होती। अब बिहार की यदि आप बात करें तो बिहार का नेचर राजनीतिक अलग है, वो असम की तरह नहीं है। तो बिहार में हर व्यक्ति, यानी पान के ठेले पे आप जाइए, चाय की टपरी पे आप जाइए, तो वहाँ पॉलिटिकल चर्चाएं होती हैं, और सिर्फ स्थानीय नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चर्चाएं भी होती हैं। तो बिहार को लेके कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है कि आप सिर्फ 2 समाज को देख के ही यदि आप चलेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस को मजबूती नहीं दिला सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को यदि आप फ्रेम करके चल रहे हैं तो लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, और स्थानीय निकाय के चुनाव अलग होते हैं। इसलिए तीनों चुनावों को एक ही तराजू पे रख के नहीं तौलना चाहिए। विधानसभा चुनाव में आपकी व्यवस्था है कि आपको आरजेडी के पीछे चलना पड़ेगा, उसे स्वीकार करिए और उसे स्वीकार करके आप आगे बढ़िए। तो मुझे लगता है सीटों को लेकर घमासान होने की बजाय जो भी सीटें मिल रही हैं, यदि दोनों पक्ष एक साथ वहाँ प्रचार करने जाएंगे उसका फायदा होगा। अभी महागठबंधन में सीट का बंटवारा नहीं हो पाया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी पहुंच चुके हैं, 3 दिन तक अमित शाह जी रहने वाले हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं, नीतीश कुमार जी भी कल परसों से निकलने वाले हैं प्रचार में। तो ये दोनों गठबंधन की जो तस्वीर अभी सामने आ रही है, उससे मुझे लगता है कि गठबंधन के मतदाताओं के बीच में भी एक कहीं ना कहीं भ्रम होगा, क्योंकि नामांकन कोई और भर रहा है और प्रत्याशी कोई और बनेगा। ऐसे में वहाँ का समाज के बीच में भी महागठबंधन के प्रत्याशी को लेके एक विरोधाभास और एक नाराजगी आएगी, उस पर गलत असर जाएगा। अभिषेक जी, चूंकि आप बिहार होकर भी आए हैं, प्रशांत किशोर का नाम बार बार आ रहा था। अवधेश जी ने जिस तरीके से कहा कि वो कोई ऐसी तीसरी ताकत बिहार में नहीं बनकर उभरते दिखाई पड़ रहे हैं, जमीन पर कहानी कैसी है? मुद्दा वो बहुत जबरदस्त उठा रहे हैं, मुद्दा वो पलायन का उठा रहे हैं, मुद्दा वो रोजगार का उठा रहे हैं, जो बिहार की बेसिक समस्या है। तो क्या प्रशांत किशोर उम्मीद दिखाई पड़ रहे हैं जो सवर्ण है बिहार के, या फिर जैसा कि अवधेश जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हवाओं में इस तरीके की बातें? देखिए, प्रशांत किशोर को मैं 1.5 GB डेटा के ज़माने का आनंद मोहन मानता हूँ। आनंद मोहन 1995 में आए थे और वो 1.5 GB डेटा वाला ज़माना नहीं था, वो AK-47 वाला ज़माना था। उन्होंने जो आर पार की लड़ाई की, आर पार की लड़ाई की बात की, उसका फ़ायदा मंडल फोर्सेज को मिला और लालू यादव महज 27% वोट लेकर बिहार में अकेले जनता दल को मेजोरिटी में लाए थे। तब राजद नहीं थी, जनता दल थी। आज का ज़माना AK-47 का नहीं है, आज का ज़माना 1.5 GB डेटा खर्च करने का है। बच्चा, जवान, बूढ़ा, हर घर में आप जा कर के देखिए, सुबह से शाम पहला टारगेट क्या है, वो आपके मोबाइल में जो 1.5 GB डेटा है कैसे उसे शाम तक खत्म किया जाए। तो उस पीढ़ी के आनंद मोहन सिंह मैं कहता हूँ प्रशांत किशोर को। अब सवाल ये है कि बिहार में हो क्या रहा है। दरअसल इसको 2-3 पहलुओं से आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इलेक्टोरल सक्सेस किस पर निर्भर करती है, ये जानना जरूरी है। फिर जेडीयू और आरजेडी की भी बात करेंगे हम। बीजेपी की इलेक्टोरल सक्सेस इस पर निर्भर करती है कि एक बीजेपी के अगेंस्ट पोलराइजेशन होता है और एक उसका काउंटर पोलराइजेशन बीजेपी के पक्ष में होता है। प्रशांत किशोर ने अपने मुद्दों के आधार पर, उनके सरनेम को उछाल करके जो जिस प्रकार का माहौल बना,
उन सब के आधार पर प्रो बीजेपी काउंटर पोलराइजेशन को रोक दिया है। जो भी डेंट वो लगा रहे हैं बीजेपी के कोर वोटर में लगा रहे हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो 2020 में बीजेपी के इशारे पर जो चिराग मॉडल खेला गया बिहार में, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिवर्स चिराग मॉडल ये है जनता दल यूनाइटेड के इशारे पर भाजपा वाली सीटों पर। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब जब काउंटर पोलराइजेशन, पहले क्या होता था, MY वर्सेस ऑल की परिस्थिति बीजेपी बनाती थी। संविधान बचाओ के नैरेटिव ने कम से कम 50% दलितों के मन में तो ये बात बिठा दिया है कि चाहे उन्हें 10,000 नहीं 10 लाख रुपए भी दे दें, तीर पर वो बटन दबा देंगे, चिराग पासवान के कैंडिडेट के पर बटन दबा देंगे। लेकिन कमल निशान देखने के बाद वो बटन दबाने की स्थिति में नहीं है। जय भीम जय मीम वाली परिस्थिति उनके बीच आ गई है। अब आज की तारीख में इसको बिहार की परिस्थिति में देखें तो जो बीजेपी पहले 30% वर्सेस 70% करने की कोशिश में कामयाबी हासिल करती थी, अब उसे 40-60 करना पड़ रहा है। अब 40% वोट जहां भाजपा चुनाव लड़ रही है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, और 40 के अगेंस्ट 60 को इकट्ठा करना ये मामूली अपहिल टास्क है, बहुत मुश्किल काम है। ये भाजपा को झेलना पड़ रहा है। और उसी 60 में प्रशांत किशोर भी आकर खड़े हो गए हैं। उसी 60 में बड़ी संख्या में अपर कास्ट कैंडिडेट इस बार इंडिया अलायंस की तरफ से उतर रहे हैं। ये एक परिस्थिति है। दूसरा, नीतीश कुमार और लालू यादव की, चूंकि मैं दोनों को साझे तौर पर देखता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, वो आज से नहीं है। वो अंडरस्टैंडिंग आपको दिखाई दे रही है 1995-96 से। अंडरस्टैंडिंग क्या है? जैसे आप देखते हैं कि हम घर में साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो अगर थोड़ा फ्रेगरेंस वाला साबुन चाहिए तो पियर्स लाते हैं, दूसरी तरफ साधारण चाहिए तो इंटरनेशनल लक्स या लक्स इस्तेमाल करते हैं। लाते तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट ही है, मैक्सिमम घरों में अच्छा यूनिलीवर के प्रोडक्ट ही लाते हैं ना जी। जब से मोदी जी ने नारा दिया तब से गोदरेज का ले नहीं, अब गोदरेज नहीं आ रहा है। ठीक है, अपनी बात अभी भी तो लाते। मैं आम बात कर रहा हूँ जो 100 में 80% घरों में जाता है, 20-10% की बात नहीं कर रहा। तो जनता दल एक यूनिलीवर कंपनी थी, उसके 2 प्रोडक्ट हैं, किसको कब कैसे इस्तेमाल करना है, दोनों ने हालात ऐसे बना रखे हैं कुछ भी हो जाए विधानसभा में 122 का नंबर हम दोनों को मिलकर हासिल करना है ताकि कोई तीसरा नहीं घुस पाए। तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए जरूरी है, जब तक तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं आते हैं तब तक नीतीश कुमार ही बने रहे। ये हालात है। नीतीश कुमार की परिस्थिति क्या है? नीतीश कुमार लालू यादव को कभी खत्म नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार की राजनीति को आप देखें तो क्या है, आज की तारीख में नीतीश कुमार की राजनीति यही है कि बिहार में 30% वोटर ऐसा है, वो माइनॉरिटी भी है, वो जनरल भी है थोड़ा बहुत, वो ओबीसी भी थोड़ा बहुत है, वो दलित भी थोड़ा बहुत है। 30-32% बिहार का वोटर ऐसा है जो नहीं चाहता कि भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के हाथ में बिहार चला जाए नहीं चाहता। और 30-32% वोटर बिहार का ऐसा है जो नहीं चाहता कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बने। और उन दोनों के बीच जो चाय पान की दुकानों की चर्चा है, नीतीश से ठीक है। और इस स्थिति को और मजबूत किया है प्रशांत किशोर ने। भाई डिग्री के सवाल पर तेजस्वी यादव से 2 कदम नीचे गिरा दिया सम्राट चौधरी को, भ्रष्टाचार के सवाल पर ठीक है लालू परिवार से 2 कदम नीचे पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्टेट लीडरशिप को। अब जनता को तो ये लग रहा है कि इन सबसे बेहतर नीतीश है। और एक लाइन में इसमें जोड़ना चाहूंगा और कि बिहार के चुनाव में सिर्फ एक चीज में लोगों का इंटरेस्ट है, 122 के नंबर को राजद और जदयू अपने पास बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। और यही वो परिस्थितियां हैं जिसमें मंडल फोर्सेस के जो वोटर, जिनमें कमंडलवादी चेतना की जगह मंडलवादी चेतना है, वो सोच रहे हैं कि जहां राजद नहीं है जदयू को मदद करो, जहां जदयू नहीं है वहां राजद को मदद करो। और इसके साथ एक चीज और है, अपर कास्ट को ये लग गया है हमारा मुख्यमंत्री तो भाजपा भी नहीं बनाएगी। वो तो साफ दिख रहा है सम्राट चौधरी बनेंगे, दिलीप जायसवाल बनेंगे, साफ दिख रहा है। उधर है कि नीतीश कुमार बनेंगे, मतलब या नित्यानंद राय भी बनेंगे, अपर कास्ट तो नहीं बनेंगे। अपर कास्ट का तो कोई नहीं ही दिखे। तो जब अपर कास्ट अपना मुख्यमंत्री नहीं बना रहा है तो क्या वो अपने विधायकों की संख्या भी ना बढ़ाए? इस मानसिकता के साथ अपर कास्ट काम कर रहा है। ये वही स्थिति है जब भारतीय जनता पार्टी 2002 में खासकर कल्याण सिंह को हटाने के बाद जब कमजोर पड़ी थी यूपी में, राम प्रकाश गुप्त जब आए थे तब, उस वक्त जो बीजेपी कमजोर पड़ी थी तो अपर कास्ट ने क्या किया, उसे दिखने लगा कि कुछ हो नहीं सकता हमारा, तो कुछ सपा में चले गए, कुछ बसपा में चले गए, अपने विधायकों की संख्या बढ़ा रहे थे। वो स्थिति अभी अपर कास्ट की है, जो उन्हें टिकट दे रहा है वही अच्छा लग रहा है, वही अच्छा। ठीक जी सर,
पहले दौर में मैं आपके पास कांग्रेस की चूक लेकर आई थी, दूसरे दौर में आपके पास आरजेडी की चूक से जानना चाहती हूँ। आरजेडी तो कहानी ऐसी हो गई कि बाहर भी मामला नहीं हो पा रहा है और घर में भी कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। वो उनकी बहन भी जो है वो बड़े भाई को जो है बधाई दे रही हैं, शुभकामनाएं दे रही हैं वोट के लिए, तेजस्वी का कहीं नाम भी नहीं ले रही हैं। तो तेजस्वी के पास ये क्या फिर 2020 वाली स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है? फिर वही गलती, फिर वही पूरा माहौल? आरजेडी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जो आरजेडी का प्रथम परिवार है, एक तो उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। तेज प्रताप अपनी ढपली अलग बजा रहे हैं, रोहिणी आचार्य उनके साथ हैं, मीसा भारती और तेजस्वी इधर हैं। लालू जी अस्वस्थ होकर के कभी तो लाचार हो जाते हैं और कभी वो एकदम भीष्म पितामह बन करके सिर्फ देख रहे हैं, कोशिश करने लगते हैं। तेजस्वी अकेली उम्मीद है आरजेडी की। लेकिन आरजेडी की जो सबसे बड़ी चुनौती है बिहार में कि जो एमवाई का उसका जो समीकरण है उसमें तीसरा भी कोई वर्ग जोड़े। अब वो कैसे जोड़े, वो चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अकेले एमवाई से सरकार नहीं बनती है। हमेशा ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जो समीकरण है, जब तीन बड़े सामाजिक वर्ग जिसके साथ होते हैं समूह, सरकार उसकी बनती है। कांग्रेस के साथ जब तीन बड़े सामाजिक वर्ग थे देश में, दलित, मुस्लिम और सवर्ण, तो उसकी सरकार बनती रही। जब वो अलग अलग हो गए तो बीजेपी ने वो एक अम्ब्रेला बना लिया अपना, सामाजिक न्याय के जरिए अगड़ों को जोड़ लिया, पिछड़ों को जोड़ लिया। आरजेडी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो कैसे, और वो उसको तभी मिल सकता है जब वो कांग्रेस के साथ तालमेल करके चले। अब समस्या ये है तेजस्वी जी की कि वो राजेश राम को बर्दाश्त नहीं करते, राजेश राम को बर्दाश्त नहीं करते। उनको लगता है कि राजेश राम के रूप में एक दलित नेता आ जाएगा तो सामाजिक न्याय की धारा उधर में घूम जाए। कांग्रेस राजेश राम को बढ़ाना चाहती है, वो चाहती है कि जगजीवन राम के बाद जो लीडरशिप रविदासी समाज की ख़त्म हुई है दलितों की, वो राजेश राम उसको भरें। ये एक बड़ा टकराव का मुद्दा है भाई। खबर तो ये भी है, अभिषेक जी शायद या अवधेश जी तायद करें, कि राजेश राम की अपनी सीट का संकट फंसा हुआ था, तेजस्वी तैयार नहीं थे देने के लिए। तो जब इतना आप, और तेजस्वी की समस्या क्या है, कन्हैया तो उनके लिए खतरा, पप्पू यादव तो उनके लिए खतरा, राजेश राम तो उनके लिए खतरा। तो इतने अगर असुरक्षा बोध से आप राजनीति करोगे तो राजनीति होती नहीं है। फिर सब उनको खतरा है। तो वो इसलिए उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर सामाजिक समूहों को जोड़ना है अपने साथ, अति पिछड़ों को और दलितों को खास करके और सवर्णों के कुछ सेक्शन को, तो उनको कांग्रेस को स्पेस देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो 2020 से भी बुरी हालत होगी। लोकसभा चुनाव में देख लिया ना आपने भाई, 3 सीटें कांग्रेस जीती और 3 ही शायद आरजेडी जीता है। क्यों अभिषेक? लोकसभा में 3 ही सीटें आरजेडी की, 4 और मतलब आसी और पप्पू यादव को जोड़ लिए कांग्रेस के खेमे में तो 7 हो गई, मतलब 4-4 बराबर हो गई। और पप्पू यादव तो आरजेडी को हरा करके जीते हैं वहाँ तो गठबंधन में सीट। तो अब ये समझना चाहिए कि 2019 के चुनाव में भी आप लोकसभा में पिटे, 2020 में पाले तक पहुँचते सांस उखड़ गई। तो कम से कम अब अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस देनी पड़ेगी। क्योंकि जो भी रामगोपाल जी भी कह रहे थे, हम भी, कि जो जमीन आरजेडी ने ली तो कांग्रेस से तो ली थी। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो अगर आपको साथ मिलकर फसल काटनी है तो थोड़ा बहुत तो स्पेस देना पड़ेगा ना। और अगर स्पेस आप नहीं देंगे तो चाहे राहुल गांधी की मेहनत हो, चाहे राजेश राम की मेहनत हो, सब पे पानी फिर जाएगा और तेजस्वी जी फिर वही 2020 के आंकड़े से के आसपास कहीं रह जाएंगे। और जैसा कि इनका आकलन है, अगर जेडीयू पहली सबसे बड़ी पार्टी बन गया तो आरजेडी के लिए और दिक्कत हो जाएगी। पिछले चुनाव में तो कम से कम सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो थे ही वो। तो मुझे लगता है राष्ट्रीय जनता दल को, जब आपके परिवार में सब ठीक नहीं है तो कम से कम बाहर तो ठीक कर लो महागठबंधन में। वो तो तेजस्वी को सोचना पड़ेगा, लालू जी को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। और एक बार 2009 में ये करके लालू जी देख चुके हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव से पहले ही लालू जी और रामविलास जी अलग हो गए यूपीए से। ललित होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, राहुल गांधी फ़ोन कर रहे थे उनको, फ़ोन नहीं उठाया। नतीजा क्या हुआ? रामविलास जी भी चुनाव हारे लोकसभा का, लालू यादव अपना चुनाव हारे और पूरे 5 साल अगले यूपीए से बाहर बैठे रहे दोनों। समझे? और फिर विधानसभा भी अलग लड़े तो 22 सीट पे आके सिमट गया था आरजेडी। कांग्रेस की तो जो दुर्गति जो हुई थी, आरजेडी की दुर्गति ये हो गई थी कि 22 सीट पे आके सिमट गया था। वो तो 2015 में नीतीश कुमार ने उबार लिया उनको, दोबारा राजनीति के मुख्य धारा में ले आए दोनों मिलकर के, वरना तो निपट ही गए थे वो। सर, जिस तरीके से सबकी बात निकल कर आई, मुझे लगता है चूक तो सबने गिना दी,
महागठबंधन को अभी बहुत कम समय बचा है, क्या देखते हैं आप, क्या करना चाहिए राहुल तेजस्वी को फिलहाल? मुझे तो लगता है सबसे पहले ये तय कर ले कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। सिंबल दिए जा रहे हैं, घर से सिंबल बट रहे हैं, फिर सिंबल वापस रातों रात मंगाए जा रहे हैं। वामदल ने एक सीट भी घोषित कर दी, हाँ, वो पीले कागज में क्या है भगवान जाने, सिंबल है कि क्या है जो बट गया, फिर रात को वापस भी मंगा लिया गया। तो मुझे लगता है कि पहले तो यही तय कर लो कि भाई पूरी 243 में से जो बंटवारा होना हिस्सा, तो जनता को भी कम से कम लगे ना कि जिसके आप विकल्प के रूप में जा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं 15 साल नीतीश कुमार ने नहीं किया, ये नहीं किया, हम करेंगे, और बार बार लालू राज ये को क्यों याद दिला रहे हो, इन्होंने क्या किया। तो भाई आप क्या करोगे, उसका सबसे पहला उदाहरण तो ये होगा कि आप मजबूती से चुनाव लड़ने जाओगे। वही नहीं करोगे तो जनता में असमंजस रहेगा। और ये जो सब बात हो रही है, वोट बैंक जो है अगर इस हद तक बढ़ चुका है, और अभिषेक जी का जो आकलन है उसको भी माने कि या तो जेडीयू रहेगी या आरजेडी रहेगी, पर ये वोट बैंक इंटैक्ट और 122 का आंकड़ा बनाए रखेंगे, तो कांग्रेस तो अगर फिर ये पता कर ले कि अगले 20 साल भी अगर वो अकेली पार्टी के रूप में चुनाव लड़ लेगी, जो रामकृपाल जी की, कि भाई तुम्हें अगर नेशनल पार्टी बने रहना है तो तुम वरना धीरे धीरे तो डिटेरियोरेट ही होगे, तो अगले 20 साल भी वो स्वयं पूरी 243 सीटें लड़ लेगी, तो क्या ये दोनों का मिला जुला जो वोट बैंक है उससे अपनी जो खोई हुई जमीनें वापस ला पाएगी? वो तो मुख्यमंत्री रख चुके, नीतीश अभी रह लिए 3 टर्म, और उसने भी रख लिया आरजेडी ने, और उनका भी एक वोट बैंक तय हो चुका है। इस वोट बैंक को वापस हासिल करने के लिए कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा, ये उनके स्ट्रेटेजिस्ट, ये उनके रणनीति का अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो अभी सबसे पहले तो ये करें कि 2-5 सीट कम ज़्यादा जो भी है, 70 नहीं तो 65 सही, 65 नहीं तो 62 सही, पर सबसे पहले ये तय कर ले कि उनको कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। और ये तय कर लेंगे तो कम से कम जनता के पास, अब ये तो होगा नहीं ना कि पूरा ही अलग अलग लड़ लोगे आप चुनाव इस स्टेज पे आके, कि जब अब चुनाव ही सिर पर खड़ा हो गया है। तो ज्यादा समझदारी इस बात की 2-5 सीटों का, आप देखिए कि चिराग को 22-23 से ज्यादा नहीं मिलनी थी, मिल गई ना ज्यादा इस सारी लड़ाई में, दोनों 101 पर आ गए ना। वहां भी इस तरह के त्याग, समर्पण, कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उनको ये पता है कि इस स्टेज पर आकर आप अलग नहीं हो सकते, गाड़ी को अलग कर लेंगे तो और ज्यादा बंटवारा होगा, और उसका लाभ किसको मिलना है? जो चुनाव को एनडीए कठिन मानते हुए इतनी परिश्रम कर रही है, लगातार अमित शाह जैसे बड़े नेता, योगी आदित्यनाथ को वहां उतार दिया गया, वो लगातार जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, और हर राज्य के बड़े बड़े नेताओं को उनकी पकड़, और उनके यहाँ जो माइग्रेंट बिहारी हैं उनको देखते हुए ड्यूटी लगा दी गई है। पन्ना प्रमुख वाली कवायद शुरू हो चुकी है। आप सामने वाले की, जिससे आप मैच जीतना चाह रहे हो, उसकी रणनीति का मुकाबला करने की कोई रणनीति खड़े करोगे कि हवा में जीत जाओगे? वो एक कहानी बचपन में आप सबने सुनी होगी कि लकड़ी के टुकड़े अगर अलग अलग रहेंगे तो उन्हें तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि महागठबंधन को वो वाली कहानी फिर से सुनने की ज़रूरत है। हमारे तमाम जो वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि चूक तो जो अब तक होनी थी हो गई, अब थोड़ा सा सुधार कर लेना चाहिए। बहुत दिलचस्प मोड़ पर है बिहार का चुनाव। बिहार की हर अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हम खुद बिहार की ज़मीन पर हैं। सत्ता का संग्राम हमारा चुनावी रथ है। लगातार सोशल मीडिया के जरिए हम अपडेट कर रहे हैं कि हम कहाँ होते हैं अगले दिन और कहाँ हैं उस दिन। तो आप सब ज़मीन पर भी जुड़ सकते हैं, और विश्लेषण के लिए स्टूडियो से भी हम लगातार बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। खबरों खिलाड़ी देखने के लिए तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया।